हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। हम बात करें अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th की, ठीक है, 12th की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो क्लास 11th की जो प्रोबेबिलिटी है उसमें हम आज लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में समझेंगे कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्लस एक्सरसाइज 12.7। ठीक है, 5 क्वेश्चन है इसके अंदर, पांचों के पांचों क्वेश्चन हम इसी वीडियो के अंदर आज खत्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं कि क्या कहता है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। ये कहता है कि अगर आपके पास एक सैंपल स्पेस है, ठीक है, ये आपके पास एक सैंपल स्पेस है। अब इस सैंपल स्पेस में कुछ इवेंट है, वो इवेंट क्या है, हमने मान लिया भाई इवेंट है यहाँ पर E1 E2, और ये सारे इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कि उनका इंटरसेक्शन जो है वो फाई के बराबर है, मतलब इनमें कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है। E1 E2 E3 इस तरह से बहुत सारे इवेंट हैं, लेकिन ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। यानी इन सबका इंटरसेक्शन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, फाई आएगा, आपके पास कुछ नहीं आएगा। तो इनको वो क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये कुछ इवेंट है हमारे पास, E1 E2 अप टू En आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। और ये एग्जॉस्टिव भी है। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होगा कि अगर हम इनका यूनियन करें, अगर हम इन सब का यूनियन करें तो ये इवेंट पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बना देंगे। तो इसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव। ये सब हम पीछे पढ़ ही चुके हैं। तो ये पूरा सैंपल स्पेस है, मतलब ये जितने भी इवेंट होंगे E1 E2 इन सब का हम यूनियन करेंगे, इन सबको इकट्ठा करेंगे तो आपके पास ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा। तो मान लो हमारे पास, हमने इसको शो कर दिया भाई, ये इवेंट है आपका E1, ये इवेंट है E2, ये इवेंट है E3, ये इवेंट है E4, ये इवेंट है E5, ये इवेंट है E6, ये इवेंट है E7। इस तरह से बहुत सारे इसके अंदर इवेंट पॉसिबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको अगर नाम दे दूँ पर्टिकुलर, कुछ भी नाम आप दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे इवेंट जो हैं इन सब की जो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ मैं En कर देता हूँ इस तरह से, मतलब बहुत सारे इवेंट हैं। तो इन सब की हमें प्रोबेबिलिटी, ये सारे इवेंट आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। अब ये कहता है कि अगर एक इवेंट ए हम परफॉर्म करते हैं, ये सैंपल स्पेस है, उसके ये सारे इवेंट हैं। अब हम एक इवेंट ए यहाँ पर परफॉर्म करते हैं जो इसी सैंपल स्पेस को बिलोंग करता है। तो एक इवेंट हमने ले लिया यहाँ पर ए, तो एक इवेंट हमने ले लिया यहाँ पर ए, ठीक है, ये जो ब्लू में हमने लिखा ये इवेंट हो गया ए। तो आपको इसी ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। यानी E1 E2 अब ये सारे इवेंट आपको दिए हुए हैं और आपको एक इवेंट और परफॉर्म करना है ए, उसके होने की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। यही हमें बताता है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब जो इवेंट ए हो रहा है उसमें क्या क्या हो रहा है, देखो, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालूं तो ए इवेंट यहां पर हो रहा है, ये क्या पार्ट आएगा, ए और E2 का इंटरसेक्शन। ये क्या पार्ट आएगा, ए और E1 का इंटरसेक्शन। ये क्या पार्ट आएगा, ए और E7 का इंटरसेक्शन। ऐसे ही हम सबका इंटरसेक्शन आप करोगे, इन सब का इंटरसेक्शन करोगे तो उससे मिलकर आपका पूरा का पूरा ये इवेंट बन जाएगा ए। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को अगर मैं ऐसे लिख दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस यूनियन का मतलब प्लस ही करना होता ना, इन सबका मैं इकट्ठा करना है, इन सबका यूनियन करना है, तो मतलब प्लस कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2, इस तरह से करते करते हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन En तक पहुंच गए। तो इन सब का जो टोटल आ रहा है, इन सब का जो टोटल आ रहा है वही हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जो वैल्यू बनती है। अब ए इंटरसेक्शन E1 की वैल्यू थी क्या, हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था कि अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, मतलब हम अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ा था कि जो इंटरसेक्शन है वो इसके बराबर होता है। यानी इसको अगर मैं इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा कि मेरे को इस वाली वैल्यू को, ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा इधर, इसके साथ मल्टीप्लाई में, और इधर क्या रह जाएगा आपके पास, यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से, तो इंटरसेक्शन की जो वैल्यू है वो ये आ गई। तो यहाँ पर जो जो इंटरसेक्शन है उनकी जगह आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है,
यहाँ पर हम लेंगे भाई, यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ए नहीं लेना है, ठीक है, ए की तो हम निकाल ही रहे हैं प्रोबेबिलिटी, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी कंडीशन से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2, और इसी तरह से करते करते आप लास्ट तक पहुँच जाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ En, फिर इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय En। यानी इन सब की जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसको अगर आप सम करोगे तो उससे आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी। यानी इन सबको इकट्ठा करके हम लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, इकट्ठा करने के लिए हम यूज़ करते हैं समेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ E1, ये E1 E2 E3 ये चेंज हो रहा है तो इसको डिनोट कर देते हैं आई से, और इससे किसको इंटू करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय आई से। जो यहाँ पर होगा, यहाँ E1 होगा तो यहाँ E1 हो जाएगा, यहाँ E2 होगा तो यहाँ E2 हो जाएगा, E10 होगा तो यहाँ पर E10 हो जाएगा। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर आपको निकालनी है तो ये जितनी भी प्रोबेबिलिटी आएंगी उन सब का आप सम करेंगे तो उससे आपके पास बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यही कहता है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब इसी को हम यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमारी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, एक्सरसाइज नंबर 12.7। ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें कहता है कि ए पर्स कंटेन 4 सिल्वर एंड 5 कॉपर कॉइन। 4 सिल्वर कॉइन है, 5 कॉपर कॉइन है। ए सेकेंड पर्स कंटेन 3 सिल्वर एंड 7 कॉपर कॉइन्स। इफ ए कॉइन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द पर्स, उन दोनों में से किसी एक पर्स से आपको एक कॉइन निकालना है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए कॉपर कॉइन। तो जो आप कॉइन वहां पर निकाल रहे हो वो कॉपर का कॉइन होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। यानी यहां पर जो ए इवेंट है जो आपको निकालना है वो क्या है, गेटिंग ए कॉपर कॉइन। गेटिंग ए कॉपर कॉइन। अब ये कॉपर कॉइन आपको निकालना कहां से है, या तो पहले पर्स से निकालना है या दूसरे पर्स से निकालना है। मतलब हमारे पास 2 पर्स है, उन दोनों पर्स में से हमें कोई एक पर्स चूज करना है, तो वो प्रोबेबिलिटी बनेगी आपकी E1 और E2। इवेंट E1 बन गया कि सिलेक्टिंग पर्स 1, और E2 इवेंट क्या आ गया, सिलेक्टिंग पर्स 2। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालें या प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालें, क्योंकि 2 पर्स है, 2 में से आपको एक सिलेक्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ जाएगा 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ जाएगा ये भी 1/2, दोनों 1/2 आ गए। हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आप E1 E2 E3 जितने भी इवेंट बनाओगे उन सब का सम 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी होता है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होता है। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं, खाली एग्जॉस्टिव, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दोनों होता है। तो मतलब इनके बीच में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, ये एक अलग पर्स है, ये एक अलग पर्स है, इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं होगा। और इन दोनों को हम इकट्ठा करेंगे तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर आ रहा है। तो दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 क्या बनेगा, अब इसके लिए आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, यहीं से निकालेंगे कि हम यहाँ पर ए का मतलब क्या है, गेटिंग ए कॉपर कॉइन। कॉपर कॉइन निकाल रहे हैं हम, कहाँ से निकाल रहे हैं, पर्स 1 से निकाल रहे हैं। तो पर्स 1 के अंदर देखो कॉपर कॉइन कितने थे, कॉपर कॉइन 5 थे, टोटल कॉइन कितने थे, 9 थे। तो प्रोबेबिलिटी बन गई कॉपर कॉइन की 5/9। अगर हम दूसरा पर्स सेलेक्ट करते हैं तो उसमें से कॉपर कॉइन निकालेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, कॉपर कॉइन यहाँ पर है 7, टोटल कितने हो जाएंगे 10, तो ये आ गया 7/10। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर आपको निकालना है, ए मतलब कॉपर कॉइन आपको निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2 से मल्टीप्लाई करेंगे। E3 तो है नहीं, बस 2 ही इवेंट है, बस यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करो, ये आ जाएगा 1/2, ये आएगा 5/9, ये आएगा 1/2, आ जाएगा 7/10। सिंप्लीफाई करेंगे 5/18 प्लस 7/20। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, 18 और 20 का एलसीएम आ जाएगा कितना, 60 नहीं आएगा, 180, 90, 180 आएगा, 180 नहीं, 18 की टेबल में 9, 10, 90 आ गया ना, 90 पर इससे तो डिवाइड होगा नहीं, 180 आएगा।
एलसीएम आ जाएगा इसका 180, 10 से करेंगे इसको, 10 पंजे 50, इसको करेंगे 9 आएगा, 9 सत्ते 63, 3 5 और 6 11, 113 अपॉन में 180, ये हमारा आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। अब सेकंड में बस इसी तरह से आपको ए और E1 E2 फाइंड करने आ जाए तो इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। अब यहाँ कहता है पर्सन हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब। अब एक आदमी जो है कंस्ट्रक्शन जॉब ले रहा है। द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी होगी 0.65। 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। अगर कोई स्ट्राइक नहीं होती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, जो टाइम पर काम कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी होती है 0.80। 100% फिर भी नहीं होती है, फिर भी चलो 0.80 तो होती है। एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज ए स्ट्राइक। और अगर स्ट्राइक हो जाएगा तो कुछ चीज़ें बंद हो जाएंगी, कुछ चीज़ें बंद हो जाएंगी तो काम जो है टाइम से कंप्लीट नहीं होगा। तो कंप्लीट होने की जो प्रोबेबिलिटी है टाइम पर वो होगी 0.32, काफ़ी कम हो जाएगी। तो अब आपको ये बताना है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पर कंप्लीट हो रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो यहां पर जो ए इवेंट हो गया, जॉब विल बी डन ऑन टाइम, जॉब विल बी डन ऑन टाइम। अब ये जो कंस्ट्रक्शन जॉब है ये टाइम पर कंप्लीट होने के लिए दो कंडीशन, या तो स्ट्राइक होगी या स्ट्राइक नहीं होगी। तो स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास, वो इवेंट हो गया E1, देयर विल बी स्ट्राइक, देयर विल बी ए स्ट्राइक। और E2 इवेंट हो गया, देयर इज नो स्ट्राइक। अब उसने बताया कि स्ट्राइक होने की जो प्रोबेबिलिटी है, द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। स्ट्राइक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.65 है। अब स्ट्राइक ना होने की प्रोबेबिलिटी इसने दे नहीं रखी, तो अंडरस्टूड है ना ये तो कि भाई दोनों के दोनों का सम होगा 1 के बराबर, क्योंकि स्ट्राइक होगी या नहीं होगी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि दोनों काम हो जाएंगे, स्ट्राइक होगी भी और नहीं भी होगी, आंशिक रूप से हड़ताल जिसे बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पूरी स्ट्राइक होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कैसे निकालेंगे भाई, टोटल होता है 1 में से 0.65 को माइनस कर दो तो आ गया 0.35। तो आपके पास P1 आ गया, P2 आ गया। अब यहाँ पर आपको निकालना है कि भाई आपका जो काम है ना वो टाइम पे कंप्लीट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी दोनों कंडीशन में। अगर स्ट्राइक होगी तो टाइम पर काम होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, काम विल बी कंप्लीटेड इफ देयर इज ए स्ट्राइक। तो स्ट्राइक अगर होगी तो काम टाइम पर कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.32। अगर स्ट्राइक नहीं होगी तो काम हमारा टाइम पर कंप्लीट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.80। अब आपको ये बताना है कि आपका जो काम है वो टाइम पर कंप्लीट हो रहा है, कोई भी कंडीशन हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वही फार्मूला हमारा, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो जी। हमने 65 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2080, यानी 0.208 लिख ले खाली। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो आएगी, इसको छोड़ो, 5 8 5 जा 40 और 8 3 जा 24, 24 प्लस में 4 28। इन दोनों को ऐड कर दो तो आ जाएगा यहाँ से 884। तो काम टाइम पर कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी आ गई 0.488। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या इसने कि भाई कहा कि देयर आर 2 बैग्स, 2 बैग हैं आपके पास। 1 बैग कंटेन्स 6 ग्रीन and 3 red marble. The second bag contain 5 green and 4 red marble. One ball is transferred from the first bag to the second bag. एक बॉल जो है पहले वाले बैग से हम दूसरे वाले बैग में ट्रांसफर कर रहे हैं। Then one ball is drawn from the second bag. उसके बाद जो सेकंड वाला बैग है उससे आपको एक बॉल निकालनी है। पहले वाले बैग से एक बॉल ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद जो सेकंड वाला बैग है बॉल उसी से निकालनी है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए रेड बॉल। तो जो बॉल आप निकाल रहे हो कि वो रेड बॉल होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो ए इवेंट है आपके पास, वो क्या बन गया, जो ए इवेंट है गेटिंग ए रेड बॉल
गेटिंग ए रेड बॉल आफ्टर ट्रांसफर, ये कि लिख सकते हो या लिख सकते हो कि फ्रॉम द सेकंड बैग, पर बॉल हमें निकालनी है ट्रांसफर करने के बाद। अब ट्रांसफर कैसे की जा सकती है बॉल, दो केस आएंगे हमारे पास। अब जो पहले वाला बैग है उस बैग के अंदर तो 6 तो ग्रीन बॉल है और 3 उसमें से रेड बॉल है। तो जब आप पहले वाले बैग से बॉल ट्रांसफर करोगे तो ट्रांसफर करने के दो सिचुएशन आएंगी, या तो आप ग्रीन बॉल ट्रांसफर करोगे या रेड बॉल ट्रांसफर करोगे, दोनों तो हो नहीं सकती। तो E1 का मतलब हो गया ट्रांसफर ग्रीन बॉल, ट्रांसफर ग्रीन बॉल, और E2 का मतलब हो गया ट्रांसफर रेड बॉल। तो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, अगर आप ग्रीन बॉल ट्रांसफर करते हो तो ग्रीन बॉल है 6, टोटल बॉल है 9, 6 ग्रीन 3 रेड। और अगर आप रेड बॉल ट्रांसफर करते हो तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 3/9। अब बॉल तो आपने चलो ट्रांसफर कर दी, ट्रांसफर करने के बाद आता हो सेकंड वाले बैग में। अब सेकंड वाले बैग से आपको निकालनी है रेड बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल फ्रॉम बैग सेकंड इफ ट्रांसफर्ड बॉल इज ग्रीन, ये मतलब हुआ इसका। अब जो सेकंड वाला बैग था उसके अंदर बॉल कितनी थी, उसके अंदर बॉल थी, जो सेकंड बैग कंटेन 5 ग्रीन एंड 4 रेड। सेकंड वाले बैग के अंदर, सेकंड वाला जो बैग है आपके पास, इस सेकंड वाले बैग में मैंने बना दिया, कितनी है, 5 तो ग्रीन बॉल है, 5 बॉल आपके पास ग्रीन है, 1 2 3 4 5, और 4 इसमें रेड बॉल है, 4 इसमें रेड बॉल है, 1 2 3 4। अब अगर हम पहली वाली कंडीशन को फॉलो करें तो पहली कंडीशन में ग्रीन बॉल हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ग्रीन बॉल ट्रांसफर करेंगे तो ग्रीन बॉल इसमें एक और ऐड हो जाएगी, तो ग्रीन बॉल तो हो गई 6, टोटल बॉल कितनी है आपके पास, 10 हो गई। 9 तो पहले थी ना, 5 ये 4 ये, अब एक हमने ट्रांसफर करी ग्रीन वाली, तो इसका मतलब है कि यहां पर अब आपके पास 10 बॉल हो गई टोटल, उन 10 में से 4 रेड हैं 6 ग्रीन है, ये मतलब होगा। तो यहां से जब आप रेड बॉल निकालोगे तो रेड बॉल आपके पास 4 है, टोटल बॉल आपके पास 10 है। लेकिन अगर सेकंड वाली कंडीशन होती है, इसको हम डिनोट करेंगे E/E2 से, सेकंड वाली बॉल में आप जो ट्रांसफर कर रहे हो ना बॉल, आप यहां पर ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, आप बॉल यहां ट्रांसफर कर रहे हो, आप रेड बॉल ट्रांसफर कर रहे हो, तो हमारी एक बॉल यहां रेड वाले में प्लस हो जाएगी। तो रेड वाले में प्लस हुई तो रेड वाली 4 बॉल पहले से हैं, एक बॉल और हमने प्लस कर दी, टोटल मिलाकर 5 बॉल हो गई, और टोटल आपका 10 ही बनेगा। तो रेड बॉल होगी 5, टोटल आ गया 10। इस तरह से ट्रांसफर हो गया। अब ट्रांसफर होने के बाद हमने बॉल जो निकालनी है वो तो रेड ही निकालनी है, तो 6/9 इंटू 4/10, यहां पर आ गया 3/9 इंटू 5/10। यहां पर कुछ भी काटा पीटी नहीं करनी, यहां कुछ भी काटा पीटी नहीं करनी, डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ रहा है, सेम ही रहने दो उसे। तो 6 4 24/90, 15/90। अब इन दोनों को आप इजीली ऐड कर सकते हो, 39/90। अब काट दो, कटता है तो आंसर आ गया 13/30। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक अनकंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल, 5 रेड है 5 ब्लैक है, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज देन रिटर्न टू द अर्न। हम एक बॉल उसमें से निकालेंगे, कलर को देखेंगे अच्छे तरीके से क्या कलर है, वापस बैग में डाल देंगे। मोर एवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द सेम कलर आर पुट इन द अर्न। अब इसके अलावा जो कलर हमने देखा था बड़े ध्यान से कि ये इस कलर की बॉल है, उस कलर की 2 बॉल और हम उसके अंदर डाल देंगे। एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, उसके बाद हम वहां से एक बॉल निकालेंगे। ठीक है, पहले हमने बॉल निकाली, कलर को अच्छी तरह देखा कौन सा कलर है, वो बॉल हमने वापस डाली, उसी कलर की 2 बॉल हमने और डाल दी। उसके बाद हम एक बॉल निकालेंगे और उस बॉल की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है कि जो सेकंड वाली बॉल आप निकाल रहे हो ना वो रेड बॉल है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। यानी ए क्या है यहां पर, गेटिंग सेकंड बॉल इज रेड, सेकंड बॉल इज रेड। अब यहां पर जो आप पहली बॉल निकालोगे तो क्या क्या कंडीशन बनेगी आपके पास, आपने पहली बॉल निकालोगे तो या तो वो रेड निकलेगी या ब्लैक निकलेगी, टोटल आपके पास 10 है, और अगर रेड निकालोगे गेटिंग रेड, और ई इवेंट क्या बनेगा, गेटिंग
ब्लैक। ठीक है, अब हम यहाँ पर इनकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं। E1 की जो प्रोबेबिलिटी यानी रेड बॉल निकालने की 5/10 हो जाएगी। 5/10 का मतलब 1/2, और जो E2 है ये भी 1/2 ही आएगा, 5/10 है वो भी। अब आपने क्या करना है, अगर हम पहली कंडीशन को लेते हैं कि हमने जो पहली बॉल निकाली थी वो रेड थी, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर 2 रेड बॉल और डाल देंगे। उसके बाद हम फिर रेड बॉल निकालेंगे सेकंड वाली, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड बॉल इज रेड इफ फर्स्ट बॉल इज ड्रॉन। फर्स्ट बॉल कौन सी निकली थी, रेड निकली थी, तो उसके अंदर हमने रेड बॉल और 2 डाल दी। तो पहले रेड बॉल थी 5, अब हो गई 2 और बढ़ के यानी 7। तो आपके पास टोटल आ गई प्रोबेबिलिटी 7/12। और उसके बाद आते हैं हम सेकंड कंडीशन पर। सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो बॉल आप निकाल रहे हो ब्लैक निकाल रहे हो। अगर ब्लैक बॉल निकाल रहे हो तो उसको कलर देखने के बाद उसमें कौन सी बॉल डालोगे, ब्लैक ही डालोगे वापस। लेकिन हमें जो बॉल निकालनी है सेकंड वाली, वो तो रेड बॉल निकालनी है ना। गेटिंग सेकंड रेड बॉल इफ फर्स्ट बॉल इज ड्रॉन। तो आपने जब बॉल देखी, आपने देखा कि ब्लैक है, तो आपने 2 ब्लैक उसमें और डाल दी, यानी जो रेड पहले आपके पास 5 थी वो 5 की 5 ही रहेंगी, लेकिन टोटल तो आपके पास 12 आ जाएगी। तो आ जाएगा 5/12। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं। गेटिंग सेकंड बॉल इज रेड, तो 1/2 इंटू में 7/12 प्लस 1/2 इंटू 5/12, तो ये आ जाएगा 7/24, 5/24। आंसर आ गया 12/24। तो आंसर हो गया इसका 1/2। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। फिफ्थ में कहता है कि इन ए फैक्ट्री ए प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एनी ऑफ द 3 मशीन। एक प्रोडक्ट है, वो आपको इन तीनों में से किसी भी मशीन पर बनाना है, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी। दे प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली 25%, 35%, 40% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट। जितना भी प्रोडक्ट वहाँ पर बनता है उसमें से ए 25% प्रोड्यूस करता है, बी 35 और सी 40। इसका टोटल 100 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यानी ये एग्जॉस्टिव इवेंट बन जाएगा। एग्जॉस्टिव इवेंट बन गया, तीनों अलग अलग मशीन है, तो ये यहाँ पर कौन सा बन गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी बन गया। यानी अगर हम E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालें, E1 का मतलब है कि टेकिंग फर्स्ट मशीन, तो यह आ जाएगा 25% यानी 25/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अगर निकाल दें हम तो 35/100, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकालें तो 40/100। अब आगे कहता है कि प्रोडक्ट इज सिलेक्टेड एट रैंडम। एक प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो निकालनी है हमें डिफेक्टिव की। प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव। अब कौन सी मशीन कितना डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रही है। एज्यूम दैट मशीन ए, बी, सी प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली 5%, 4% और 2% डिफेक्टिव आइटम। जो मशीन ए है जितना भी वो बनाती है उसका 5% डिफेक्टिव निकालती है, मशीन बी 4% डिफेक्टिव निकालती है और ये 2% डिफेक्टिव निकालती है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 अगर हम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5% डिफेक्टिव निकाल दिया यानी 5/100। अगर हम मशीन बी को सिलेक्ट करते हैं तो ये 4% डिफेक्टिव निकालती है यानी 4/100। और अगर आप मशीन सी को सिलेक्ट करोगे तो ये निकाल रही है 2% डिफेक्टिव यानी 2/100। अब हमने इसमें से एक मशीन चूज कर ली, एक प्रोडक्ट निकाला, और वो प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, डिफेक्टिव होगा। तो डिफेक्टिव होने की जो प्रोबेबिलिटी है ये निकालने का, अब यहाँ पर 3 इवेंट है तो इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर हमने किसी का भी कैंसिल नहीं करा, सबका सेम रखो। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पर आ जाएगा 125/10,000, 140/10,000, 80/10,000। इसको सॉल्व करते ही आ जाएगा 5, 8 4 12 और 2 14, 1 2 3/10,000। यहाँ पर 3 से काट दो, 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से काट दो, तो 5 30 और 5 नहीं 45, तो आ जाएगा 69/2000। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो एक्सरसाइज है आपकी 12.7 वो हमने फिनिश कर ली है।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी एक्सरसाइज कैसे ये करनी है, और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, स्पेशली एक्सरसाइज 12.8 जब करेंगे तो उसमें हम इसका भी यूज़ करेंगे। तो अच्छी तरह से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं ताकि आपको 12.8 करने में कोई परेशानी ना हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।